नमो नमः छात्रों। आज का हमारा प्रकरण है संधि। संधि विसर्ग संधि के विषय में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पूर्व आप सभी ने स्वर एवं व्यंजन संधि के विषय में पढ़ा ही था। तो आज हम संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। हम जानेंगे विसर्ग संधि का परिचय एवं इसके कुल भेद कितने होते हैं। तो देखिए, परिभाषा के माध्यम से पहले देख लेते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के बाद स्वर एवं व्यंजन का मेल होने पर, जब उन दोनों का मिलन होता है, दोनों का समावेश होता है, तो उस मिलन के बाद जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के 4 भेद होते हैं। पहला इसमें है, जैसा कि आप देख रहे हैं, विसर्ग लोप, उत्व संधि, रत्व संधि एवं सत्व संधि। तो विसर्ग संधि के छात्रों ये 4 भेद होते हैं। अभी होने को तो ये 4 भेद हैं, परंतु आप आज 3 भेदों के विषय में ही जानेंगे, क्योंकि आपके 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 4 में से कुल 3 ही भेद हैं, उत्व, रत्व एवं सत्व। तो सबसे पहले हम विसर्ग संधि का भेद उत्व संधि के विषय में जानते हैं। आइए देखिए। उत्व संधि, उत्व संधि का जो परिचय यहाँ पे दे रखा है वो इस प्रकार है। विसर्ग से पहले और बाद में रस्व अ होने पर विसर्ग का उ हो जाता है एवं पहले वाले अ के साथ उ को मिला करके गुण संधि से ओ होकर पूर्व रूप संधि से मिलकर अ का अवग्रह पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात इसमें ये बताया गया है छात्रों कि विसर्ग से पहले जब भी हम संधि करते हैं तो उसमें एक धन जमा अर्थात प्लस का एक निशान होता है। उस प्लस से पहले वाली स्थिति की बात की गई है कि संधि करते वक्त प्लस से पहले पूर्व पद और प्लस के बाद उत्तर पद की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो उत्व संधि में बात क्या हो रही है कि प्लस से पहले पूर्व पद में ह्रस्व अ होना चाहिए एवं उत्तर पद में ह्रस्व अ होना चाहिए, यानी दोनों ही जगह पे अ की स्थिति होनी चाहिए, तो ये संधि हो जाएगी। एवं प्लस से पहले जो ह्रस्व अ रहेगा उसके आगे जो विसर्ग है छात्रों उसको हो जाएगा उ आदेश। जब उस विसर्ग को उ आदेश होगा तो विसर्ग से पहले वाला अ और इस उ को जब हम मेल करेंगे, अर्थात इसको जब हम मिलाएंगे, तो अ प्लस इज इक्वल टू ओ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गुण संधि का नियम लागू हो रहा है इसी कारणवश। तो वहां पे ओ आदेश हो जाएगा। और जब हम पहले वाली स्थिति को देखेंगे तो वहां पे जब गुण संधि के माध्यम से ओ आदेश होगा तो उत्तर पद में जो ह्रस्व अ है उसको अवग्रह आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुण संधि पहले हो रही है और गुण संधि के पश्चात उत्तर पद में पूर्व रूप संधि का भी नियम लागू हो रहा है। इसीलिए जैसे कि स्वर संधि में आप सभी ने पूर्व संधि के नियम को हमने किस प्रकार पढ़ा था कि प्लस से पहले पूर्व पद में अगर ओ की स्थिति हो, यानी ओ वहां पे आ जाए, और बाद में वहां पे उत्तर पद में अगर अ हो तो उस अ को अवग्रह आदेश हो जाएगा। तो वहां पे पूर्व संधि का नियम लागू हो रहा है, इसी कारणवश ओ के बाद हम ह्रस्व अ को अवग्रह आदेश कर देंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम और अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे। देखिए, जैसे कि इसमें पहला नियम है बच्चों, नृपः प्लस अवदत्, नृपः प्लस अवदत्। तो प्लस से पहले विसर्ग से पहले इसमें जो प है, प जो वर्ण है, इसमें स्वर अ छिपा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं, संयोग करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम सबसे पहले ये जांच लेते हैं कि वो नियम यहाँ पे लागू हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि प्लस से पहले जो विसर्ग है
प, वहां पे आ रहा है, अर्थात हमारा जो पहला नियम है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू हो रहा है। और उत्तर पद की स्थिति भी जांच लेते हैं तो वहां पर भी ह्रस्व आ रहा है, अर्थात दोनों ही स्थिति में पूर्व पद और उत्तर पद में ह्रस्व अ का आगम हो रहा है। इसी कारणवश विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा। तब विसर्ग को उ आदेश होगा तो गुण संधि भी हो रही है यहाँ पे, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, तो बन गया नृपो। और नृपो के बाद पूर्व संधि आ रही है तो अ का अवग्रह हो गया, तो यदि पूरा पद हमारा बनके तैयार होगा नृपो अवदत्। इसी प्रकार दूसरा भी उदाहरण हम देख लेते हैं छात्रों, देवः प्लस अयम। इसमें भी आप देखेंगे पहले कि उत्व संधि में जो इस पहले नियम में बताया गया है वो सारे नियम यहाँ पे लागू हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले व है, उस व में आ रहा है, ह्रस्व अ का आगम है। पहला नियम हमारा मैच कर गया है। उत्तर पद में भी ह्रस्व अ आ रहा है तो ये संधि हो जाएगी। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, विसर्ग को उ आदेश करेंगे, और जब हम विसर्ग को उ आदेश करेंगे तो अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, तो पद बना देवो, और बाद वाले ह्रस्व अ को पूर्व रूप संधि के अनुसार हम करेंगे अवग्रह आदेश, तो ये बन गया हमारा देवोयम। ऐसे ही अन्य दो भी उदाहरण इसी प्रकार होंगे, प्रथम प्लस अध्याय प्रथमो अध्याय, कह प्लस अत्र इज इक्वल टू को अत्र। तो उत्व संधि के अनुसार इसमें आप आज दो नियमों के विषय में जानेंगे। ये तो इसकी पहली स्थिति थी, उत्व संधि में इसकी दो नियम है, इसकी दो स्थिति हैं। एक तो हमने ह्रस्व अ की स्थिति जानी है कि प्लस से पहले और बाद में दोनों ही स्थान पे ह्रस्व अ ही होना चाहिए। दूसरी स्थिति में नियम थोड़ा सा भिन्न है, तो वो कैसे है वो जान लेते हैं। आइए देखिए, देखिए यदि विसर्ग से पहले, इसमें क्या बताया गया है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अर्थात यरलवह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का उ आदेश हो जाता है एवं अ प्लस उ मिलकर के गुण संधि से ओ हो जाता है। तो इस दूसरे नियम में ये बताया गया है बच्चों कि जो प्लस का निशान होता है, यानी पूर्व पद में ह्रस्व अ होना चाहिए, ठीक उत्व संधि के पहले नियम के अनुसार कि प्लस से पहले अ होना चाहिए। और उत्तर पद में क्या स्थिति होनी चाहिए, किसी भी वर्ग, जो भी मतलब आपने वर्ग पढ़े हैं, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अर्थात पहले दो वर्णों को छोड़ करके अंतिम तीन वर्ण ये होने चाहिए, या फिर यरलवह में से कोई वर्ण होना चाहिए, तो विसर्ग का उ आदेश हो जाता है। एवं विसर्ग से पहले जो अ है उसको, और विसर्ग को जब हम उ करेंगे तो अ और उ मिलकर गुण संधि के माध्यम से ओ हो जाएगा, और उत्तर पद ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि किस। तो देखिए पहला उदाहरण है बच्चों, अर्जुन प्लस जयति। अब अर्जुन प्लस जयति जो यहाँ पे संधि विच्छेद दिया है, तो संधि करते वक्त सबसे पहले हम ये जांच लेंगे कि प्लस से पहले पूर्व पद में और उत्तर पद में जो इसमें शर्तें बताई गई हैं उत्व संधि के माध्यम से, जो नियम बताए गए हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं कि नहीं। तो देखिए, प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले न में ह्रस्व अ है, अर्थात हमारा पहला नियम यहाँ पे लागू हो चुका है। और उत्तर पद में यहाँ पे ज दिया हुआ है जो कि च वर्ग का तृतीय अक्षर है। तो यहाँ पे शर्त यही रखी हुई थी कि पूर्व पद जो है वो अ होना चाहिए और उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होना चाहिए। तो दोनों ही शर्तें यहाँ पे लागू हो रही हैं, तो ये संधि हो जाएगी। तो किस प्रकार होगी, विसर्ग से पहले जो अ है वो, और विसर्ग को उ मिलाकर होगा ओ, तो बन गया हमारा पहला पद अर्जुनो। और जयति जो है उत्तर पद जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये ज्यों का त्यों रखा जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार दूसरा भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे रामः प्लस दोग्धी। रामः प्लस दोग्धी में प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले म में ह्रस्व अ छिपा हुआ है, तो यहाँ पे ये पहला नियम हमारा लागू हो चुका है। और उत्तर पद में जो द है वो त वर्ग का तृतीय अक्षर है,
तो यहाँ पर भी दोनों शर्तें पूर्ण रूप से लागू हो रही हैं, अर्थात ये संधि भी उत्व संधि जो है हमारी हो जाएगी। तो अ प्लस उ ओ, पहला पद बना रामो और दोगदी जो का त्यों, रामो दोगदी। इसी प्रकार नीचे के भी दो उदाहरण हैं जो ये ऐसे ही हो जाएंगे। गोपाल प्लस हस्ती गोपालो हस्ती, छात्र प्लस नयति छात्रो नयति। यह था हमारा उत्व संधि का दूसरा नियम। तो इस प्रकार से हमने दो नियमों के माध्यम से उत्व संधि को हमने जांच लिया है। अब उत्व संधि के आगे जो हमारा हम भेद पढ़ेंगे वो है रत्व संधि। रत्व संधि हम किस प्रकार करेंगे, आओ देख लेते हैं। रत्व संधि, इसका परिचय देखो यहाँ पे छात्रों। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और उसके बाद अर्थात उत्तर पद में कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य लवह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र आदेश हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, रत्व, रत्व अर्थात विसर्ग का र। तो यहाँ पे हमें विसर्ग को र आदेश करना है, किंतु र आदेश करने से पहले कुछ नियम होते हैं इसके कि किन आधार पे, कैसे, तो वो चीज हमें समझनी है। तो इस संधि में यही बताया गया है कि संधि करते वक्त प्लस से पहले जो पूर्व पद है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, वहां पे जो स्वर होना चाहिए वो अ और आ को छोड़ करके भिन्न स्वर होना चाहिए। भिन्न स्वर यानी अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ को छोड़ करके ई उ कोई भी स्वर आने दो वो वहां पे होना चाहिए। और उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए, या स्वर है तो भी, या यर लवह में से कोई वर्ण हो तो भी ये संधि हो जाएगी। तो क्या होगा, विसर्ग को र आदेश होगा। एक चीज अगर आप यहाँ पे गौर करते हो बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्व संधि के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति विपरीत है। कैसे, सिर्फ और सिर्फ पूर्व पद में, कि यहाँ पे ये बताया गया है कि प्लस से पहले यहाँ पे जो स्थिति होनी चाहिए ना वो अ और आ से भिन्न होनी चाहिए, यानी अ और आ नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई और अन्य स्वर होने चाहिए। जबकि उत्व संधि में हमने पढ़ा था कि वहां पे सिर्फ अ स्वर ही होना चाहिए, कोई और अन्य स्वर नहीं होना चाहिए। जबकि उत्तर पद की जो स्थिति है वो दोनों की लगभग समान है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यहाँ पे भी वो बोल रहा है और उत्व संधि में भी बताया गया था। उदाहरण के माध्यम से हम और देख लेते हैं कि किस प्रकार हम रत्व संधि करेंगे। आइए देखिए। जैसे यहाँ पे पहला पद है मुनि ही प्लस याति। पहला उदाहरण हमारा दिया हुआ है यहाँ पे मुनि ही प्लस याति। ये विच्छेद पद है, इसका हमें संयोग करना है। देखिए किस प्रकार करेंगे। रत्व संधि करने से पहले हम ये देखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद की स्थिति यहाँ पे मैच हो रही है कि नहीं, पूर्ण रूप से लागू हो रही है अथवा नहीं। तो देखिए, प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले न में यहाँ पे जो स्वर है वो है ई, अर्थात अ या आ से भिन्न स्वर यहाँ पे मौजूद है। तो पहली स्थिति हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। और उत्तर पद में जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है य, अर्थात यर लवह में से वो य यहाँ पे आ रहा है। तो ये स्थिति भी यहाँ पे लागू हो चुकी है, अर्थात विसर्ग को र आदेश हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, विसर्ग को र आदेश कर देंगे और जो हलंत वाला र यहाँ पे आएगा वो य के ऊपर रेफ के रूप में ऊपर चला जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मुनिरियाति, विसर्ग को जो र आदेश हुआ है वो उत्तर पद के या पे रेफ के रूप में चला गया, तो हमारा पद बन के तैयार हुआ है मुनिरियाति। इसी प्रकार आगे वाला उदाहरण भी देख लीजिए, निहि प्लस बलह। तो यहाँ पर भी वो नियम लागू हो रहा है। किस प्रकार, विसर्ग से पहले न है और न में जो स्वर है वो है ई, यानी अ आ से भिन्न स्वर, और उत्तर पद में जो ब है वो प वर्ग का तृतीय अक्षर है। तो ये स्थिति भी यहाँ पे लागू हो रही है, तो विसर्ग को र आदेश हो जाएगा। विसर्ग को जो र बनेगा तो वो ब के ऊपर रेफ के रूप में ऊपर चला जाएगा, तो पद बनेगा हमारा निर्बलः। इसी प्रकार साधु प्लस गच्छति, ये भी देख लीजिए, साधु प्लस गच्छति में भी नियम लागू हो रहा है। प्लस से पहले यहाँ पे
विसर्ग प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग में से पहले जो व्यंजन है, जो वर्ग है, यहाँ पे जो वर्ण दिया हुआ है ध, उसमें ऊ स्वर आ रहा है, अर्थात अ से भिन्न स्वर आ रहा है। तो पहली स्थिति यहाँ पे लागू हो चुकी है। और उत्तर पद में क वर्ग का तृतीय अक्षर भी यहाँ पे आ रहा है, क ख ग, तो विसर्ग को र आदेश हो जाएगा। तो ये पद बना हमारा साधुर गच्छति। अब अंतिम है इसमें उदाहरण, देवी प्लस उवाच। इसको देखिए, विसर्ग से पहले व में ई है, अ आ से भिन्न स्वर है, पहली स्थिति यहाँ पे लागू हो चुकी है। और उत्तर पद में यहाँ पे क्या है, ऊ, तो ये स्थिति भी यहाँ पे लागू हो रही है, क्योंकि ये भी तो बताया गया है ना कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर के साथ साथ स्वर है तो भी ये संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊ जो है ये स्वर है, तो दोनों ही स्थिति यहाँ पे लागू हो रही है। तो हमें विसर्ग को र आदेश कर देना है। तो विसर्ग को जो र होगा, उस र में जब उत्तर पद का ऊ वहां पे मिलेगा तो वो बनेगा हमारा रु। तो ये पद बन गया हमारा देवीर रुवाच। ये चीज आप बच्चों देख लीजिएगा अच्छे से कि उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यरलव हमें से कोई वर्ण हो, व्यंजन हो, तो वो ज्यों का त्यों रखा जाएगा। अगर उत्तर पद में स्वर आ रहा है तो पूर्व पद का जो र है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमने शुरू से ही पढ़ी है कि हमेशा व्यंजनों की पूर्ति स्वरों के माध्यम से होती है। अगर उत्तर पद में स्वर आ रहा है तो हमारा वो व्यंजन पूरा होगा, अर्थात नहीं स्वर आ रहा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है, तो वो जैसे हैं वो ज्यों के त्यों रखे जाएंगे। अभी ये हमारी ऋतु संधि भी समाप्त हो चुकी है। ऋतु संधि के विषय में हमने अच्छे से जान लिया है एवं समझ लिया है। अभी जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो है हमारी सत्व संधि। वो किस प्रकार होगी वो भी हम देख लेते हैं। आइए देखिए, सत्व संधि, जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, सत्व संधि अर्थात विसर्ग का स आदेश। इसमें हम स के हिसाब से इसकी 3 स्थिति के विषय में जानेंगे। जैसे आपने जो वर्णमाला पढ़ी है, तो वर्णमाला के अंतर्गत आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो स है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो यहाँ पे पहला स दिख रहा है आपको, वो दंतव्य स है, और दूसरा जो श है वो तालव्य श है, और अंतिम जो श है, श से षटकोण, ये मूर्धन्य श है। तो ये 3 प्रकार के जो है स, श और श, ये विसर्ग के स्थान पे होंगे। लेकिन कैसे होंगे और क्यों होंगे, तो इनके पीछे भी कुछ शर्तें हैं और कुछ नियम हैं। आइए देखिए, जैसा कि यहाँ पे पहले बताया गया है कि प्लस से पहले पूर्व पद में विसर्ग हो और उत्तर पद में स, त, थ और क आएगा, तो प्लस से पहले वाले विसर्ग को दंतव्य स हो जाएगा। यानी स्थिति क्या होनी चाहिए, उत्तर पद में सिर्फ ये 4 ही वर्ण होने चाहिए, स, त, थ और क, तो विसर्ग को स आदेश हो जाएगा, दंतव्य स। दूसरी स्थिति क्या बोलती है कि प्लस से पहले विसर्ग हो और उत्तर पद में श, च और छ हो, तो प्लस से पहले वाले विसर्ग को तालव्य श आदेश हो जाएगा। और तीसरी स्थिति में क्या बताया गया है कि प्लस से पहले अगर विसर्ग हो और उत्तर पद में श, ट और ठ हो, तो प्लस से पहले पूर्व पद वाले विसर्ग को श अर्थात मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से हम अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार। आइए देखिए, जैसे कि पहले यहाँ पे उदाहरण है हमारा बच्चों हानि ही प्लस तू। तो हानि प्लस तू में हम जो है स्थिति देखेंगे उत्तर पद की कि वो यहाँ पे लागू हो रही है कि नहीं, नियम हमारे मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, प्लस के बाद जो यहाँ पे वर्ण आया है वो है हमारा त, और प्लस से पहले विसर्ग आया है, अर्थात ये संधि हो जाएगी। यहाँ पे त के हिसाब से, त के अंतर्गत विसर्ग को दंतव्य स आदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि जहाँ पे त हो उत्तर पद में, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ दंतव्य स ही होगा। तो ये विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा स आदेश। तो हमारा पद बनेगा हानेस्तु, हानेस्तु। दूसरा देखिए, हरिहि प्लस शेते, हरिहि प्लस शेते।
तो इसमें भी देखिए हमें देखना है कि जो स्थिति है वो हमारी यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू हो रही है अथवा नहीं। तो देखिए प्लस से पहले विसर्ग है, बिल्कुल ठीक, और प्लस के बाद जो उत्तर पद है वहां पे जो श है वो भी स्थिति यहाँ पे लागू हो रही है तालव्य श के अंतर्गत। तो पहले वाला जो विसर्ग है, प्लस से पहले जो विसर्ग है उसको तालव्य श आदेश हो जाएगा, तो हमारा पद बनेगा हर्ष शेते। उसके बाद है तीसरा उदाहरण बच्चों, धनु प्लस टंकारः। तो यहाँ पे भी देखिए प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में यहाँ पे ट दिया हुआ है जो कि मूर्धन्य श के और जो है हमें इशारा कर रहा है कि यहाँ पे ये श ही आदेश होगा, क्योंकि बताया गया है कि उत्तर पद में श ट और ठ हो तो विसर्ग को मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। तो श ट ठ में से ये ट एक वर्ण है, तो ये हो जाएगा हमारा धनुष्टंकारः। और अंतिम उदाहरण भी इसी प्रकार हो जाएगा, नमः प्लस्ते, प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में जो वर्ण है वो त है, तो यहाँ पे दंतव्य स आदेश हो जाएगा, तो पद बन गया हमारा नमस्ते। तो इस प्रकार ही हमारी सत्व संधि हो गई है समाप्त। तो इस प्रकार से हमने संधि के 3 भेदों के विषय में बच्चों आज जाना है और समझा है। उत्व, रत्व और सत्व तीनों ही संधि के नियम बिल्कुल भिन्न हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों, और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने संधि का अभ्यास पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार करेंगे। धन्यवाद।